ओके। तो सबसे पहले ड्राइंग दो नेचर की होती है, अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है। तो अगेंस्ट प्रॉफिट और अगेंस्ट कैपिटल में क्या अंतर है? पार्टनर अपनी कैपिटल में से विड्रॉ कर रहा है, तो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल में जो एंट्री होगी, कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और इम्पैक्ट आएगा केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। बात समझ में आ रही है? आउट ऑफ कैपिटल होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और इम्पैक्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आएगा। ये पहली चीज हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगेंस्ट प्रॉफिट। अगेंस्ट प्रॉफिट में जो आउट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है ना? तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में से ड्राइंग होती है। एंट्री के समय पे ड्राइंग अकाउंट डेबिट होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे इम्पैक्ट आता है। जितना आउटस्टैंडिंग पीरियड होगा उतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन कौन से अकाउंट को इम्पैक्ट करेगी? तो अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाने के बावजूद एट द ईयर एंड क्या होगा? ईयर एंड पे कैपिटल अकाउंट ही डेबिट होगा। ये बात समझ में याद रखनी है। ऐसा नहीं कि कभी कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं होगा। ड्राइंग अकाउंट ओपन कर दिया तो उसको क्लोज करना पड़ेगा ईयर एंड पे। और आउट ऑफ कैपिटल वाले केस में तो हो ही रहा था, यहाँ देख सकते हो। ठीक है, आगे चलो। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में का इम्पैक्ट अकाउंटिंग कहाँ जाएगी इसकी? ठीक है, अकाउंटिंग इम्पैक्ट या रिकॉर्डिंग कहाँ होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अब ड्राइंग की बात नहीं कर रहा मैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रहा हूँ। दो मेथड होती है, एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड अकाउंट में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इम्पैक्ट किस में जाना है? करंट अकाउंट में, फिक्स कैपिटल में नहीं जाएगा। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में तो एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, उसी में इम्पैक्ट चला जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी एक अप्रोप्रिएशन जैसा आइटम है। अप्रोप्रिएशन आइटम का मतलब क्या होता है? इसकी क्लोजिंग पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से होगी, ना कि पी एंड एल अकाउंट से। दूसरी बात, इसमें ये सवाल ही नहीं उठता कि सफिशिएंट प्रॉफिट है या नहीं, क्योंकि ये पैसे लेने की बात है, ना कि पैसे देने की। ठीक है। अब ड्राइंग के ऊपर हमने कुछ टॉपिक पढ़े कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में दो तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला, रेगुलर ड्राइंग्स हो रही हैं, और दूसरा इररेगुलर ड्राइंग्स हो रही हैं। डेफिनेशन केवल रेगुलर की है, जो रेगुलर नहीं है वो इररेगुलर है। दो पॉइंट कंसिडर करने पड़ते हैं रेगुलर ड्राइंग्स के लिए। पहला, सेम अमाउंट ड्रॉ हो रहा है और सेम टाइम इंटरवल पे हो रहा है। तो पीरियड का गैप है वो सेम है, जैसे हर मंथ, हर 15 दिन में, हर क्वार्टर। ऐसा अगर ड्रॉ कर रहे हो तो रेगुलर ड्राइंग है। अदरवाइज देन रेगुलर, सब कुछ क्या है? इररेगुलर है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल की मेथड कौन सी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हम कौन सी मेथड का इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे दो मेथड है, इररेगुलर में और रेगुलर में एक ही मेथड है। इररेगुलर में दो मेथड कौन सी हैं? एक सिंपल और एक प्रोडक्ट मेथड। और यहाँ पे एवरेज आउटस्टैंडिंग पीरियड, एवरेज पीरियड मेथड बोलते हैं उसको। मैं उसको आउटस्टैंडिंग पीरियड ही बोलता हूँ ताकि क्लियर रहे।
ठीक है, ये हो गए अपनी मेथड कौन सी अप्लाई करनी है। अब अगर मैं इसमें सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड की बात करूं, तो कॉलम सेम बनते हैं। सबसे पहले तो डेट ऑफ ड्राइंग, ये कॉलम बनेगा। दूसरा अमाउंट का कॉलम बनेगा। तीसरा आउटस्टैंडिंग पीरियड का कॉलम बनेगा। ठीक है, अगर ये तीन कॉलम बना के आप सीधे इंटरेस्ट निकालते हो हर अमाउंट का आउटस्टैंडिंग पीरियड के साथ, तो सिंपल मेथड हो गई। और अगर तुमने इसका प्रोडक्ट कर दिया अमाउंट और आउटस्टैंडिंग पीरियड का, तो फिर टोटल प्रोडक्ट आ जाता है। अंतर क्या है, प्रोडक्ट मेथड में केवल एक मंथ का ही इंटरेस्ट लगाना, क्योंकि वो कॉमन निकल जाता है। बाकी तो प्रोडक्ट हो ही चुका है अमाउंट और आउटस्टैंडिंग पीरियड में। तो इसमें फर्दर कुछ समझाने की जरूरत है? आगे आते हैं हम रेगुलर मेथड में। तो रेगुलर मेथड का जो कंसेप्ट है वो क्या है? रेगुलर मेथड का कंसेप्ट है एवरेज आउटस्टैंडिंग पीरियड अप्लाई करना है। एवरेज आउटस्टैंडिंग पीरियड कैसे निकलेगा? एवरेज आउटस्टैंडिंग पीरियड निकालने के लिए आपको आउटस्टैंडिंग पीरियड फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग पीरियड फ्रॉम लास्ट ड्राइंग, दो डेटा आए। अब इनका करना है एवरेज आउटस्टैंडिंग पीरियड। तो हम क्या करेंगे, दोनों का टोटल करेंगे, अपॉन टू कर देंगे। तो इससे दो डेटा थे इसलिए मीन निकल गया। एवरेज किससे निकला? डिवाइडेड बाय टू से। इस केस में जैसे अगर आपकी टोटल 12 मंथ ड्राइंग की है, एग्जाम्पल के लिए 12 मंथ सोचना जरूरी है पहले, नहीं तो फिर 6 मंथ पे सब इक्वेशन बदल जाएगी। अगर 12 मंथ रेगुलर ड्राइंग है, तो हम कैसे सोच सकते हैं इसको? या तो ड्रॉ कर रहे होगे बिगिनिंग पे, या तो ड्रॉ कर रहे होगे मिडिल ऑफ द मंथ, या एंड एंड पे ड्रॉ कर रहे होगे, है ना। मंथ पे नहीं आता अभी मैं। अब इसके अंदर एक हो सकता है मंथ के बेसिस पे सोच लो इसको, और एक क्वार्टर के बेसिस पे सोच लो, तो अभी क्लैरिटी हो जाएगी। अगर बिगनिंग ऑफ द मंथ पे ड्राइंग कर रहे हो, तो यहाँ पे दोनों डेटा सोचो। आउटस्टैंडिंग पीरियड फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग कितना बनेगा बिगनिंग के लिए? आउटस्टैंडिंग पीरियड फ्रॉम 12 महीने। और आउटस्टैंडिंग पीरियड फ्रॉम लास्ट ड्राइंग 1 महीना, क्योंकि बिगनिंग है ना, तो मार्च के बिगनिंग में हो जाएगी, डिवाइडेड बाय टू। तो इसका आंसर आएगा 6.5 मंथ। ये आया आपका एवरेज पीरियड। मिडिल ऑफ द मंथ पे एवरेज पीरियड कितना आएगा? जो पहली ड्राइंग होगी वो 15 अप्रैल को होगी, मतलब आउटस्टैंडिंग पीरियड बनेगा 11.5 मंथ। जो आखिरी ड्राइंग होगी वो 15 मार्च को होगी, आउटस्टैंडिंग पीरियड बनेगा 0.5 डिवाइडेड बाय टू। इसका आउटस्टैंडिंग एवरेज आउटस्टैंडिंग पीरियड आएगा 6 मंथ। एंड ऑफ द मंथ पे अगर सोचें, तो पहला ड्राइंग होगा अप्रैल एंड पे, तो वहां से आउटस्टैंडिंग पीरियड बनता है 11 महीने। और लास्ट ड्राइंग होगा 31 मार्च पे, तो वहां से आउटस्टैंडिंग बनता है 0 मंथ डिवाइडेड बाय टू। तो एवरेज आउटस्टैंडिंग कितना होगा? 5.5 मंथ। ये समझ में आया? अब दूसरा सोच लेते हैं। क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे हो, क्वार्टर का मतलब समझ में आना चाहिए। पहला क्वार्टर 1 अप्रैल से लेके 30 जून। दूसरा क्वार्टर 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर। तीसरा क्वार्टर 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर। और चौथा क्वार्टर 1 जनवरी से लेके 31 मार्च। ये चार क्वार्टर्स हैं। अगर मैं कहता हूं बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर पे ड्राइंग की है, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर पे मतलब पहला ड्रॉ हुआ है 1 अप्रैल पे, जो अमाउंट 1 अप्रैल पे निकाल लिया गया उसका आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना रहा? 12 महीने। यस और नो? आखिरी, फिर सीधे आखिरी सोचते हैं, बीच के नहीं। आखिरी ड्राइंग कब होगी? 1 जनवरी पे। 1 जनवरी से आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना रहा? 3 महीने डिवाइडेड बाय टू। तो 15 डिवाइडेड बाय टू। इमेजिनेशन सही होनी चाहिए ना, बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर है ना, बिगनिंग में बिगनिंग बिगनिंग सोचेंगे। दूसरा केस सोचते हैं, मिडिल में हो रही है ड्राइंग, 1 अप्रैल और 30 जून के बिल्कुल बीच में, 1.5 महीने बाद। तो अगर 1.5 महीने छोड़ दिए आपने, तो बचे कितने हैं आपके 12 में से? 9.5 मंथ। यस और नो? पहला आउटस्टैंडिंग, पहली ड्राइंग का आउटस्टैंडिंग पीरियड।
आखिरी ड्राइंग का आउटस्टैंडिंग पीरियड 1.5 मंथ, डिवाइडेड बाय 2, अगेन कितना आएगा? 6 मंथ। आखिरी केस, 30 जून को पहली ड्राइंग हुई तो 3 महीने तो वहीं छूट गए, वहां से आउटस्टैंडिंग पीरियड बना 9 मंथ आउटस्टैंडिंग बनेगा। यस और नो? 9 मंथ आउटस्टैंडिंग के बाद आखिरी ड्राइंग कब हुई? 31 मार्च, इसका आउटस्टैंडिंग बनेगा क्या? एंड मंथ नहीं चल रहा, अब यहां चल रहा है ना टेबल में, हम यहाँ हैं। एंड ऑफ क्वार्टर भी लास्ट क्वार्टर कब एंड होगा? 31 मार्च। 31 मार्च के बाद आउटस्टैंडिंग पीरियड बनेगा क्या? नहीं, तो ये कितना हो जाएगा? 0 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया? अगर मैं इस 12 मंथ को कम करके 6 मंथ कर दूंगा तो अंतर क्या हो जाएगा? फिर 12 की जगह पे 6 आएगा। यस और नो? फिर से करके बताऊं कि ये चल जाएगा? ठीक है। तो 12 मंथ के ऊपर हम ऐसा करते हैं, 6 मंथ के लिए फिर हमारा सारा थिंकिंग 6 मंथ से चलेगा। वहां पे 2 ही क्वार्टर होंगे फिर, अगर क्वार्टरली हो रहा है तो ड्राइंग। बोलो तो एक बार और टेबल बना दो उसकी। तो ये इमेजिनेशन है ये टाइम की, ये सबसे खास है। 1 अप्रैल और 1 जनवरी, ये है तुम्हारी दो डेट ऑफ ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर के लिए। एंड ऑफ क्वार्टर के लिए 30 जून और 31 मार्च। और मिडिल ऑफ क्वार्टर के लिए 1.5 महीना पहले छोड़ दो, मतलब कि 15 मई। और आखिरी वाले के लिए 15 फेब। ऐसे करके आ, बस पहली ड्राइंग का आउटस्टैंडिंग, आखिरी ड्राइंग का आउटस्टैंडिंग डिवाइडेड बाय 2। फिर चाहे 3 महीने के लिए कर लो ड्राइंग, चाहे 6 महीने के लिए कर लो, चाहे 9 महीने के लिए कर लो। क्वेश्चन 9 महीने का भी आ सकता है कि आपने सपोज आपकी फर्म स्टार्ट ही कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे की? 1 जुलाई को। अगर कोई फर्म 1 जुलाई को चालू होती है तो वो तो 9 महीने ही चलेगी। अगर उसमें रेगुलर ड्राइंग हो रही है मंथली, मतलब कि 9 महीने की मंथली ड्राइंग है। इसमें कोई डाउट? सिली मिस्टेक होती है इसमें, सिली मिस्टेक नहीं करना। जैसे अमाउंट ऑफ ड्राइंग पे सिली मिस्टेक हो सकती है। अगर 6 महीने की ड्राइंग हो रही है तो फिर अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना आएगा? जितना भी रेगुलर चल रहा है, सपोज मंथली, तो मंथली ड्राइंग इंटू 6। ठीक है। दूसरा, अगर क्वार्टरली चल रहा है तो 6 महीने में 2 ही बार ड्राइंग होगी। और वो कंप्लीट होती है, ऐसे 5 बार नहीं होती वो, जैसे कल कर रहे थे तुम 6 में से नहीं, 6 महीने की लास्ट डे पे भी होगी तो फिर 31 मार्च पे हो जाएगी ना ड्राइंग। आगे चलो। अब अगला टॉपिक क्या है? नहीं, अगला वो पास एडजस्टमेंट नहीं, उसके पहले कुछ और टॉपिक भी है। या तो अनसॉल्व में है। ना मुझे दिखाओ बुक। प्रोडक्ट मेथड हो गई, ये हो गया। इंटरेस्ट की एंट्रीज करना सिखाई थी, ड्यू की एंट्री और क्लोजिंग एंट्री दोनों आती है। एक बार बोलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ड्यू की एंट्री बोलो और फिर क्लोजिंग बोलो। हाँ, और फिर क्लोजिंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, बस ऐसे सोचो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हो गई ड्यू की एंट्री। अगर आपकी फिक्स मेथड है तो कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट, दैट्स इट। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्लोज करना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट तो असेट लाइबिलिटी, वो तो कैरिड डाउन हो जाएगी। गलत। हाँ, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाके वो क्लोज होगी, ये तो कल सिखाया था। ठीक है, आगे चलते। अब तो क्लोजिंग एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, इलस्ट्रेशन नंबर 39। चलो पहले मैं समझा देता हूँ क्या क्या लिखा है इसमें। एबीसी पार्टनर्स इन अ फर्म, 3 पार्टनर है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू विड्रॉ अप टू 7,000 पर मंथ। क्या मतलब हुआ इसका? पर मंथ है, इस पे फोकस करना। ठीक है, और किसको अलाउ है ये, सबको या किसी एक को? सबको। आगे, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ एबीसी ड्रॉ 7,000, 6,000, 5,000 रिस्पेक्टिवली। ऊपर क्या था? मैक्सिमम लिमिट। ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं ऐसा नहीं लिखा था, ये लिखा था कि 7,000 ड्रॉ कर सकते हैं तक, है ना, 7,000 तक। यहाँ पे देखो उसने तीनों ने विद इन लिमिट ही ड्रॉ किया है, पर तीनों की ड्राइंग अलग अलग है, सेम नहीं है। समझ में आया?
ओवर रीड कर जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे, नहीं तो 7,000, 6,000, 5,000 तीनों की अलग अलग ड्राइंग है, मंथली ड्राइंग करते हैं इतनी इतनी। 1 अप्रैल 2023 बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट, मतलब पहले से फर्म चल रही है और 1 अप्रैल मतलब बिगनिंग ऑफ द ईयर पे ये बैलेंस है कैपिटल के। तो पूरे साल 12 महीने इन्होंने ड्राइंग की होगी, इससे ये क्लियर हो गया। इस साल फर्म नहीं बनी है, ठीक है, तो पहले से एग्जिस्टेंस में थी, पूरी 12 महीने तक ड्राइंग होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 8% पर एनम, ये तो कैपिटल का इंटरेस्ट है, इसको गलत मत पढ़ लेना, ये ड्राइंग का इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? 10% पर एनम। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। यस, अगर क्वेश्चन चाहता है हम वहां तक सॉल्व करें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वॉज ₹7,55,000, आउट ऑफ विच 2 लाख इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो ये टोटल प्रॉफिट था 755 का, उसमें से हम इतना 2 लाख का अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। हमसे चाहता क्या है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन द बुक्स ऑफ फर्म। मतलब वो हमसे दोनों अकाउंट पूछ रहा है, P&L अप्रोप्रिएशन भी पूछ रहा है और कैपिटल अकाउंट भी पूछ रहा है। तो एक तरह से जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसका कंप्लीट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जनरल एंट्री नहीं है, पर जनरल एंट्री और लेजर में कोई अंतर ही नहीं होता। लेजर बना रहे हो मतलब अब जनरल लिखनी होती तो जनरल भी सोच लेते। सो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले मुझे क्वेश्चन पूरा दिमाग में आ गया, मेरे दिमाग में आ गया क्वेश्चन। ड्राइंग्स की अमाउंट बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है ये भी दिया है, कैपिटल के अमाउंट भी बता रखे हैं, बिगनिंग पे बता रखे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिगनिंग पे ही चार्ज होता है। ये बात याद आई? ये मैंने कंसेप्ट में सिखाया था। ठीक है, तो चलो शुरू करें। सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले मुझे कैलकुलेशन करना चाहिए दोनों के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिलेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सबसे इजी है, सबसे पहले ये कर लेते हैं। कैसे करूंगा मैं? पर्टिकुलर मतलब पार्टनर के नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, पर्टिकुलर लिख दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। पर्टिकुलर लिख दिया। 3 पार्टनर हैं मेरे पास, ABC, ABC और टोटल, ये मेरे 4 कॉलम बन गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे देना है? तीनों की कैपिटल दे रखी है ओपनिंग, तो मुझे कोई रिवर्स वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। क्लोजिंग देता तो मुझे किस पे जाना पड़ता? ओपनिंग पे जाना पड़ता। तो बताओ, ABC की कैपिटल कितनी है रिस्पेक्टिव? 5, 4 और 3.5, 5 लाख। ये है कैपिटल एट बिगिनिंग, 5, 4, 3, 50। टोटल की जरूरत नहीं है इसमें वैसे। आगे चलो। इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम का क्या मतलब है? हाँ, तो 40,000 मिल जाएगा ए को, 32,000 मिल जाएगा बी को, और इसका भी निकालना पड़ेगा 8%। तो 3 का 8%, 24,000, और 50,000 का 8%, 4,000, 28,000 मिल जाएगा इसको। इसमें कोई दिक्कत? ये हम एंट्री कर देंगे। मुझे ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कहाँ कहाँ जाएगी और कितनी कितनी, ये यही पता होना चाहिए। वो क्लोजिंग एंट्री है, ऐसे सोचना चाहिए हमेशा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार ड्यू होगा और एक बार क्लोज होगा। बात समझ में आ रही है? हम्म। हाँ, ड्यू कैसे होगी एंट्री? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे करते हैं, पे करते हैं तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि पार्टनर कैपिटल बढ़ जाएगी इससे। तो ड्यू की एंट्री किस में जाएगी? सीधी पार्टनर्स कैपिटल में। और वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो गया उसको क्लोज करना पड़ेगा, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। किसमें करेंगे? डेबिट। मतलब वो क्रेडिट हो रहा है, डेबिट क्या होगा? P&L अप्रोप्रिएशन। तो ये दो जगह इसका इंपैक्ट जाने हैं। ये वर्किंग नोट में ही क्लियर हो जाना चाहिए हमको। देखा मैंने कैसे बना के रख लिया उसको, एग्जाम में ऐसे बना के रख लो कि मैं इसका एक इम्पैक्ट पार्टनर कैपिटल में डालूंगा, एक P&L अप्रोप्रिएशन में डालूंगा, इसमें डेबिट साइड पर डालूंगा, इसमें क्रेडिट साइड पर डालूंगा। अब जब अकाउंट बनाओगे उस समय 1 सेकंड का काम है ये तीनों अमाउंट डालने के लिए। कोई दिक्कत? आगे चलो। दूसरा कैलकुलेशन किसका करेंगे?
कैलकुलेशन, ये वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया, ये वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है मुझे। ए के लिए अलग, बी के लिए अलग, सी के लिए अलग। बताओ। सबसे पहले तो ड्राइंग अमाउंट पता होना चाहिए ना। रेगुलर ड्राइंग्स है और मंथली हैं। फिर ये सोचना पड़ता है कि सबसे पहले क्या सोचो जब भी ड्राइंग का कैलकुलेशन करना है, थिंकिंग समझो। सबसे पहले तो कौन सी ड्राइंग है, रेगुलर या इरेगुलर। स्टेप 1 में सोचा करो, ये दिमाग के लिए बस, लिखने के लिए नहीं। रेगुलर वर्सेस इरेगुलर, बताओ इस केस में कैसी है। इस केस में रेगुलर है, इरेगुलर नहीं है। स्टेप नंबर 2, दिमाग को क्या सोचना चाहिए। चलो रेगुलर है तो मंथली है, क्वार्टरली है, कौन सी है। मंथली, तो ये भी खत्म। मंथली ड्राइंग में फिर क्या सोचना चाहिए। स्टेप 3, ना बिगनिंग पे है, मिडिल पे है या एंड पे है, ये ढूंढना चाहिए। हाँ, बिगनिंग पे है तो मिडिल और एंड नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग पीरियड यहीं से तय हो गए ना। बिगनिंग पे है तो आउटस्टैंडिंग पीरियड, एवरेज आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना होगा। अगर तुम ये तीन चीजें सोच के यहां तक पहुंच गए तो 1 सेकंड में पता चल जाएगा एवरेज आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना रहेगा। 10% का कुछ नहीं है अभी। फर्स्ट ड्राइंग कहाँ हुई, लास्ट ड्राइंग क्या हुई, और हाँ, फर्स्ट ड्राइंग का आउटस्टैंडिंग 12, लास्ट ड्राइंग का आउटस्टैंडिंग 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6.5 मंथ। 6.5 महीने पीरियड निकाला है ये हमने, एवरेज। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन हो सकता है ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, सबके लिए आउटस्टैंडिंग पीरियड सेम है ना। अगर अलग अलग होता तो अलग अलग निकाल लेते। चलो अब मुझे बताओ, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे। उसने अमाउंट बता रखे हैं ड्राइंग के। नहीं, सबसे पहले किया करो 7,000 × 12, सिस्टम से चलो। ये क्या हुआ, साल भर में कितने पैसे ड्रॉ करे, इनटू इंटरेस्ट लगेगा इस पे, इसी ड्राइंग पे कितने परसेंट, 10%। तो 10/100 कर लेते हैं, इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12। तो उसको डिवाइड बाय 12 करने से वो मंथली हो गया, इंटू 6.5 करने से वो 6.5 महीने का हो गया। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 12 से 12 तो कैंसिल, और ये एक जीरो कैंसिल, और ये जीरो भी कैंसिल। अब केवल कितना बचा है, 0.5 और ये 6 मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत सिंपल है, देखो 700 बचा है इधर, 700 × 6, 4200 प्लस 0.5 है, मतलब 350, आधा ना 700 का। तो ये हो गया कितना, 4550। इसमें कोई डाउट। आगे चलो, अगला वाला। नहीं सेम नहीं, पहले बोलो कौन सा अमाउंट है, कितने महीने में ड्रॉ किया है। ये साल भर का ड्रॉ हो गया। सिस्टम से ही चलना है, 10% से इंटरेस्ट लगेगा, और कितने महीने के लिए लगाएंगे, एवरेज पीरियड के लिए 6.5 महीने के लिए, डिवाइडेड बाय 12। वो वही 12 से 12 कैंसिल, वो 10 से 10 कैंसिल, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 600 × 6, 3600 प्लस 600 का आधा, 300, टोटल हो गया 3900। अगला केस देखो, अगला केस, अर्नव अगला केस। 5,000, फिर गलत। पहले सोचो पूरा ड्रॉ कितना, ये बार बार इस पे क्यों ध्यान दे रहा हूं, जब 6 महीने का होगा तो ये अलग हो गया। सिर्फ 5,000 से काम नहीं चलने वाला है। टोटल ईयर, पूरे साल में हमने इतना ड्रॉ किया, रेट लगा 10%, और पीरियड रहा 6.5 डिवाइड बाय 12। ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 500 × 6, 3,000, प्लस 500 का 0.5, 250। तो ये आ गया 3,250। दोनों वर्किंग हो गई। फिर वही बात बात पूछूंगा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाते हैं, कैसे ड्यू होता है, कैसे क्लोज होता है। अगर ये और सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन खत्म हो गया।
हम्म। ड्यू की एंट्री में ये इनकम थी। पीएल। पहले तो इसको ड्यू कहाँ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल को कम करेंगे इससे या बढ़ा देंगे? पार्टनर से लेना है। हाँ। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। मेथड अगर फिक्स मेथड हो तो करंट में चला जाएगा, पर मेथड में कुछ भी लिखा नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग मान रहे हैं, इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्यों? इनकम है। तो प्रॉफिट के साथ आएगी और वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। बात समझ में आई? ये दोनों यहीं पे खत्म कर दिए हमने वर्किंग नोट में। अब चाहो तो वो वर्किंग बना सकते हो, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में उसके अलग से कोई मार्क्स भी नहीं है। किस किस चीज की वर्किंग? कि भाई जो नेट प्रॉफिट आया वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। शुरुआत के लिए जरूरी था वो। अब मैं सीधे अकाउंट में बता सकता हूँ तुमको मैं। शुरू करो। उसकी जब जरूरत पड़े तब बनाना। कभी कभी जरूरत पड़ेगी उसकी। हम क्या बना रहे हैं? पहले क्या बनाना पड़ेगा? उससे दो चीजें पूछी है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पहले क्या बनाना पड़ेगा? इसके बिना पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा ही नहीं। क्योंकि जितना प्रॉफिट अप्रोप्रिएट होना है वो यहीं पता चलेगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी है 31 मार्च 24 है शायद, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, डेबिट, क्रेडिट। ऐसे करके इसको प्रिपेयर कर लिया। अब हम शुरू करते हैं इसमें। करो शुरू। सबसे पहले कहां से स्टार्ट लेगा ये? बाय पीएनएल अकाउंट, जो नेट प्रॉफिट है वो। कितना? 7,55,000। इस 7,55,000 में से सबसे पहले तो उसने बोला ट्रांसफर टू रिजर्व कर दो, टू जनरल रिजर्व। कितना? 2 लाख। ये अपने आप दिख ही रहा है कि माइनस हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या उससे कुछ लेना है? यस। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यस और नो? ये वर्किंग नोट में लिखा था कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में दोनों इंपैक्ट जाने, ये क्रेडिट साइड पे आना था, ये आ गया क्रेडिट साइड पे। वर्किंग नोट इसीलिए बनाया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तीनों पार्टनर को देने हैं, और पैसे भी तीनों पार्टनर से लेने हैं। ABC, ABC। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया है। कितना कितना है? 40, 32, 28। तो 40,000 इनर कॉलम में चलने दो। 32,000, 28,000। कितना हो जाएगा टोटल? 32 और 28 कितना होगा? 60 हो जाएगा। गलती नहीं करना वहां। 60 और 40, 1 लाख। और इन तीनों का करो। ये तीनों हैं 4,550, 3,900 और 3,250। 4,550, और मैंने क्या, 3,900 और 3250। 3,900 और 3,250। इनके टोटल करो। 4, 3, 7, 3, 10। मतलब टोटल हो गए 10,000। 10,000 के बाद, 10,000 के बाद 500 और 900, 1,400, 1,400 और 200, 1,600। 11,600 हो गए। 11,600 में केवल 100 और जोड़ना है, 11,700। टोटल मिला के 11,700 रुपये यहाँ पे आ गए। आगे चलो। अब जो रेसिड्यू बचेगा वो बढ़ जाएगा। किस में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो इनके टोटल करते हैं। इस साइड का टोटल कितना है? 755 में 11 जोड़ेंगे। 755 में 10 जोड़ो। 765, 65 में 1 जोड़ो। 66। सैलरी है क्या उसमें क्वेश्चन में? अच्छा, क्वेश्चन में कुछ मिस कर गया। 1 मिनट। और क्या है? वो भी बांटो। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ओके ओके। तो सबसे पहले सैलरी। सैलरी के भी दोनों इम्पैक्ट जाने हैं। यहाँ क्लोजिंग इम्पैक्ट आता है।
टू सैलरी कितना आएगा? बी को और सी को 30 और 45,000। 75,000। आगे चलो। टू कमीशन। अच्छा, इसमें कहानी है पूरी, क्या है? ए इज टू गेट कमीशन 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये लाइन मुझे ये कह रही है कि मुझे पर वर्किंग करनी पड़ेगी, वापस से नहीं। यहां तक ठीक है, मैं यहीं पे कर सकता हूं। अभी बता देता हूं कैसे। टोटल हमारे पास जो पैसे थे, उसने बोला है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन आ गया ना? अगर मैं इनको ऐड कर दूं, इनको लेस कर दूं, वर्किंग नोट बना देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एज कमीशन। लैंग्वेज पहले लिखना चाहिए हमेशा। क्या लिखा है उसमें? 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। इसमें तुमने मेरे से डाउट पूछा था, देखते हैं अभी कितना ध्यान है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन निकालने के लिए मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 755 और 11,700 ऐड करने पड़ेंगे। कितना हो जाएगा? 755 प्लस 11,700, 700, 6, 6, 7। इसमें से माइनस करते जाओ। 2 लाख, 1 लाख, 3,75,000, 3,75,000। ये 700। 6 में से 5 गए 1, 16 में से 7 गए 9, ये 4, 3, 391,700। ये 391,700 क्या है पता है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। 391,700। इसमें से क्या माइनस होगा? कमीशन। इसमें से 10% कमीशन माइनस होगा, और इसमें से 10% का मतलब तुम ऊपर से मत कर देना, अभी मैं 10% ही लिखता हूं। और यहां निकलेगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ये तो रिलेशन समझ में आता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बिफोर चार्जिंग में से कमीशन माइनस करोगे तो आफ्टर चार्जिंग बन जाएगा। अब मुझे ये दोनों नहीं पता, किसको एक्स बोल दूं तो अपने आप कौन 10% ऑफ एक्स हो जाएगा? अरे, इसको एक्स बोलूंगा तो ये 10% ऑफ एक्स होगा ना, ऊपर वाले को। क्या है? फॉर्मूला रट रखा तुमने, आगे जाके दुखी हो जाओगे। ये रिलेशन अगर समझ नहीं आ रहे हैं ना, तो आगे जाके दुखी होने वाला हो। सेल्स कॉस्ट और प्रॉफिट के रिलेशन पे कुछ भी रिलेशन बनाता है वो, कुछ भी। ठीक है, रिलेशनशिप समझोगे तो फायदे में रहोगे, बिल्कुल कर सकते हो, और उससे आंसर आएगा। जो तुम बोल रहे हो कि मैं फॉर्मूला यूज करके उसको डिवाइडेड बाई 110 कर दूं, कर सकते हो, आंसर आएंगे उससे। मैं तो एक लॉन्ग टर्म चीज बता रहा हूँ कि ये रिलेशनशिप बनाना आना चाहिए। इसमें रिलेशनशिप में कठिन क्या है, मेरे को ये बताओ। व्हाट इज टफ? ये तीनों किस रिलेशन में, ये पता नहीं है। ये बिफोर है, ये कमीशन माइनस हो गया तो ये आफ्टर बन गया। उसने कहा कमीशन आफ्टर पे है। आफ्टर पे तो आफ्टर, अगर मुझे नहीं पता है तो मैंने एक्स बोला, तो ये 10% ऑफ एक्स नहीं बनेगा। इसमें कठिन क्या है कि हमको वही यूज करना है। भाई, कोई चीज यूज करने का कोई लॉजिक होना चाहिए ना। उस फॉर्मूले का लॉजिक यहाँ पे उस काम कर जाएगा, दूसरी जगह नहीं करेगा फिर। अब ये रिलेशन किसी के साथ प्लस के लिए बन जाएगा तो उसके लिए क्या रट्टा लगाओगे? फिर वहां माइनस करना पड़ेगा तुमको नीचे। ये इसमें से माइनस हो रहा है इसलिए तुम उधर प्लस कर पा रहे हो 110, वो 90 हो जाएगा। कॉस्ट प्रॉफिट और उसके रिलेशन में फिर क्या करोगे? किसके लिए रटोगे प्लस और किसके लिए रटोगे माइनस?
मैं इसलिए कह रहा हूं कि रिलेशन समझा करो दो तीनों चीजों के बीच में। किसी को एक्स बोला तो जिस पे 10% है तो उस पर लगा दो। एज सिंपल एज दैट। समझ आई बात मैं क्या कहना चाहता हूँ? माइनस होंगे, हाँ होंगे। अगर तुम्हें कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल में खेल हो जाएगा, क्योंकि सेल में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो कॉस्ट आएगी, और कॉस्ट पे प्रॉफिट ऐड करोगे तो सेल आएगी। तो एक के लिए माइनस याद करो, एक के लिए प्लस याद करो। इसलिए कह रहा हूं ये बहुत दूर तक जाने वाला है। रिलेशन से समझो इसको, आगे चलो। यहाँ पे रिलेशन में वैल्यू रख दो। क्या रिलेशन बन रहा है? जैसा लिखा है वो ही रख दो। 391,700 माइनस 10% ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। और कुछ नहीं करना है इसमें। ये उधर जाके 110% बन ही जाएगा ना। सीधा फॉर्मूले की जगह मैं उस फॉर्मूले को हर बार बनाता हूं। कब उसे 90 बनना है, कब उसे 110 बनना है, वो खुद हैंडल कर लेगा, मुझे याद नहीं करना है। एक्स इक्वल्स टू 391,700 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 से कैंसिल करना शुरू करो। 3 जा 6 कैरी बचा, 5 जा, पूरा नहीं कट रहा है क्या? 391,700 तो 6 बचा है कैरी, 61 हो गया, 55, 6 कैरी बचा। 6 जा 66। इसने कमीशन कितना निकाला है? हाँ, आएगा डेसिमल में। 356, फिर जीरो टाइम, फिर वो डेसिमल में जाएगा। सो 35609 अप्रॉक्स है ये। ठीक है, इसको प्रॉपर डिवाइड करना पड़ेगा एग्जाम। तो 35609 ये आ गया तुम्हारा इंटू 10। इंटू 10 अभी होना है, तो ये आ गया तुम्हारा 356,090। ये आया तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। और इस पे 10% लगेगा कमीशन, वो आएगा 35609। ये आ गया तुम्हारा कमीशन। कोई दिक्कत है इसमें? अब पता है डिस्ट्रीब्यूट भी यही होने वाला है, अजीब सा फिगर। ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन प्रॉफिट है, तो यही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ए, बी और सी में। ए बी सी में ये कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है? पीएसआर में, पीएसआर कितना है क्वेश्चन में ढूंढो, दिया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है। बांटो इसको, डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा। लेट्स सी। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 8 जा 24, 6 जा 18, 9 जा 6 जा, वगैरह वगैरह। तो 118,696। हाँ, वो तीनों को कंपनसेट करने के लिए बनाया उस, क्योंकि ये तीनों जोड़ेंगे अपन तो ये 90 खत्म नहीं होगा, 666। तो एक को 6 रखना चाहिए उस, 091 ले लिया इसलिए वो तीनों 7 ऐड हो गए। ठीक है, तो उतना एडजस्टमेंट समझना पड़ेगा कि मैं किसको 6 रख लूं, किसको 7 रख लूं, ताकि मेरा टोटल मैच कर जाए। बट अल्टीमेटली फिगर यही है लगभग। अब हो गया ये क्वेश्चन। तो ये वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ एज कमीशन। हम्म। अब बताओ ए का कमीशन कितना है? 35,609। 35,609। और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो किस में जाएगा? सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कमीशन की क्लोजिंग एंट्री है या ड्यू की एंट्री है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जो भी एंट्री है वो किसकी है? क्लोजिंग की है। जो जो क्लोज हुआ है पक्का वो पहले क्या हुआ होगा? ड्यू हुआ होगा। वो ड्यू की एंट्री कहां दिखेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बात समझ में आई? ये, और ये जो मैं एंट्री कर रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, सीधी वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, फाइनली जो बच गया आफ्टर कमीशन, ए को, बी को, सी को।
ठीक है, इसका फिगर कितना आया हमारा? 35609। नहीं नहीं नहीं, ये 35609 थोड़ी आया। 118696। 118696। 118696। 118696। उसने 7 कर रखा है। वो मैच करने में अपने आप पता चल जाएगा। ये तीनों का टोटल कितना आएगा? ये जीरो नहीं बनाने वाले। 118696। 18। तो मेरे को दो को 7 बनाना पड़ेगा, तब ये जीरो बनाएंगे। 7 7। अब ये बन जाएगा जीरो। 356090 का। 356090। और ये पूरा मैच हो जाएगा जिस भी फिगर से हो रहा है। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद क्वेश्चन लंबा है, एग्जाम में अगर आया तो ऑब्वियसली ये ज्यादा मार्क्स के लिए आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो इसकी इमेजिनेशन सोचो, क्या क्या आएगा इसमें। तीन पार्टनर हैं। कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे? क्या डेट का कॉलम बनाना है? ऐसी कोई डेट उसमें दी नहीं है, अगर देता तो बनाना पड़ता। इसलिए नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, लेकिन बनाना पड़ सकता है। हम्म। पर्टिकुलर ए बी सी। पर्टिकुलर ए बी सी क्रेडिट नेचर का होता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी होती है फर्म की। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड से ओपन होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बात समझ में आती है? क्योंकि ये लाइबिलिटी है, क्योंकि इसका नेचर क्रेडिट है, इसलिए ओपनिंग साइड क्रेडिट साइड होगी। वैल्यू कितनी दी है उसकी? वैल्यू दे रखी है। 5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख। जिस जिस की वजह से ये कैपिटल अकाउंट बना था, ड्यू बढ़ा था, जब वो ड्यू हुए, वो सब डेबिट। और जिस जिसकी वजह से ये कम हुआ था ड्यू के समय, वो सब क्रेडिट। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से ये क्या होता है? बढ़ता है। किसी पार्टनर को सैलरी मिलती है तो ये बढ़ता है। इस केस में सैलरी मिली थी। किसी पार्टनर को कमीशन मिलता है तो ये बढ़ता है। और वो जो डिविजिबल प्रॉफिट बचता है उससे भी ये बढ़ता है। उसकी एंट्री होती है बाय, जहां से वो आया है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये वो जनरल एंट्री पास हो रही है। बात समझ में आई? जिन जिन से बढ़ा, कितना आसान है उसको इमेजिन करना। और जिनकी वजह से वो माइनस हुआ है ड्यू में ही, वो कौन था? टू, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसमें से माइनस होता है। और कोई रीजन से तो वो माइनस हुआ ही नहीं, तो बचा हुआ क्या बच जाएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो अगले साल ब्रॉट डाउन होगा। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों के क्या क्या है, हमने निकाले थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लिखे, 40 30 है, 32 एंड 28, P&L अप्रोप्रिएशन से ही मिल जाएंगे क्वेश्चन में। वर्किंग नोट देखने की जरूरत नहीं है। 40 32 28। सैलरी केवल बी और सी को मिली। हाँ, 30,000 45,000। कमीशन हमने बहुत मेहनत से निकाला, किसको मिला? ए को मिला। कितना मिला? 35,609। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ, तो 187,690। 118। 118,697। 118,697। 118,696। ऐसे अपन ने तीनों को अलग अलग। चलो आगे।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे पहले कैलकुलेट किए हमने। हाँ, आगे चलो। बैलेंस कैरिड डाउन, बस ये फाइनली कैलकुलेट हो जाएगा। जो बैलेंस आएगा वो आंसर। तीनों को ऐड करो और उसमें से 4550 माइनस कर दो। कोई दिक्कत है तो बताओ। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये बड़े क्वेश्चंस जो कल मैंने करने के लिए नहीं बोले थे, अब ये जुड़ गया, तो ऐसा कुछ नया नहीं सीखा इसमें हमने। इसके बाद अगला इलस्ट्रेशन देखो कैसा है। अगला क्वेश्चन पढ़ के बताओ कितना समझ में आ रहा है और इसकी एंट्री हो पाएगी या नहीं। पढ़ो। सेल्स। टर्नओवर मतलब सेल्स। हो जाएगा। वो वर्किंग तो करनी पड़ेगी। वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, उसके बिना एंट्री होगी नहीं। वही नेट प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा, और नेट प्रॉफिट को बांट के पता पड़ेगा कि किस में कितना अमाउंट जाना है। अगला क्वेश्चन पढ़ के देखो। क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना नहीं है, वो तो दे रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। उसने बोला है मंथली ड्राइंग निकाल के बताओ। उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बोली है। वो तो दे रहा है। वो इजी लग रहा है तुमको, इजी है, बट तुम गलत इंटरप्रेट करके इजी बोल रहे हो। कैसे हैंडल करोगे? पहला केस बता दो। गलत हो जाएगा। एक्स इंटू 12 करना पड़ेगा। एक्स इंटू 12। मंथली ड्राइंग पूछ रहा है कि टोटल पूछ रहा है? मंथली कैसे आएगी? तो तुम एक्स को एक्स इंटू 12 करके करो ना क्वेश्चन। एक्स पूरे को क्या बोलो? एक्स किसको बोलो? ये अभी यही सिखा रहा था ना मैं। अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं इसका, सपोज वो 1300 नहीं देता, तो मैं क्या कहता? एक्स अमाउंट होता, जो 12 बार विड्रॉ करते, ये बनती ना तुम्हारी टोटल ड्राइंग। इनटू वो जो रेट ऑफ
क्या है तुम्हारा ड्राइंग, 10% इंटू एवरेज पीरियड आएगा यहाँ, वही जो तुम 6 मंथ बोल रहे हो, डिवाइडेड बाय 12। समझ में आई बात? तो इसको x × 12 बोलोगे तो ये अच्छा है ना। अगर तुमने सीधा बोला कि ये x है, तो फिर भूल मत जाना कि डिवाइड बाय 12 करके मंथ निकालना पड़ेगा। या तो वो होगा, जैसे उसको करना पड़ा, उसने वही करा था तुम्हारे जैसा, x, तो फिर क्या करना पड़ा। नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी, तुम अगर 24,000 बोल दोगे तो गलत है आंसर। या तो सीधे ही x × 12, मैं तो बोलता हूँ यहीं से सोचो ना, एक मंथ का x, तो 12 महीने का × 12, 6 महीने का होता तो × 6, ऐसा। तो वो ये फिगर पूछ रहा है, और यहाँ पे दे दिया उसने 1300, तो ये तो निकल ही जाएगा, ये 12 से 12 कैंसिल। एवरेज पीरियड तुमने बोल ही दिया 6.5, बाकी सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? आखिरी? नहीं, ये दोनों है, हाँ। फिर वही डिवाइड वाले चक्कर में हो तुम। मैं कह रहा हूँ क्वार्टरली ड्राइंग है तो एक्स, अगर एक हर क्वार्टर पे एक्स अमाउंट ड्रॉ करोगे तो × 4 बोल दो ना यही। ये जब तुम नॉर्मल क्वेश्चन करते हो तब भी यही करते हो, इसलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूँ। हम पूरे को क्यों एक्स बोले, क्योंकि तुम पूरे को सोच नहीं पाओगे, बाद में फिर कंफ्यूज होगे। एक ही तो सिंपल तरीका है, जितना ड्रॉ करते हो 4 बार ड्रॉ करो, क्योंकि क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे हो। एक्स अमाउंट उसको मानो जो ड्रॉ, क्योंकि वो पूछ भी वही रहा है, मैं एक्स उसी को बोल रहा हूँ जो वो पूछ रहा है। समझ आई बात? हम्म। बाकी सेम है। आखिरी। हम्म।